खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि जिसमें देहरादून नगर निगम और नगर पालिका मुनिकीरेती को स्वच्छता के लिए सम्मान मिला है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। मधुर प्रस्तुति एवं मुझे बताया गया है कि बहुत बड़ी मात्रा में शहरी जमीन उड़े, यही विकल्प है, कूड़ा कचरा को कंचन। और धामी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में नजूल नीति का विस्तार का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही लखवाड़ जल विद्युत परियोजना में विस्थापितों का मुआवजा बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं टिहरी बांध विस्थापितों का पानी का बिल माफ करने सहित कई और प्रस्ताव मीटिंग में आ सकते हैं। कैबिनेट की मीटिंग सचिवालय में 3 बजे से शुरू होगी। सुनील और प्रभात लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। सुनील, और क्या जानकारी इस वक्त खबर को जुड़ी हुई मिल रही है? धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण मीटिंग भी आज होनी है। देखिए सीनम, 3 बजे से कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में करीब 1.5 दर्जन के आसपास प्रस्ताव आने की संभावना जताई जा रही है। इसमें जो पहला मुद्दा रहने वाला है वो नजूल नीति के विस्तार का बताया जा रहा है कि नजूल पूरे प्रदेश में जो नजूल भूमि है जो अर्बन एरिया में होती है नगर निगम और नगर पालिका के अंतर्गत, पूरे उत्तराखंड में करीब 40,000 ऐसे स्टेक होल्डर हैं जो नजूल भूमि पर स्थापित हैं और सालों से नजूल की कोई नीति यहाँ पर बनाई नहीं गई। आज भी वो लोग जो सरकारी जमीन पर काबिज हैं वो बहुत कम मिनिमम किराया देते हैं, 100, 200, 300, 400, 500 रुपए। तो सरकार अब एक नजूल नीति का विस्तार करते हुए वन टाइम सेटलमेंट की योजना लाने जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। करीब 40,000 जो लोग हैं सरकार उनको एक मुश्त उनसे रकम ले सकती है और ये अनुमान जताया जा रहा है कि इससे सरकार को करीब 50,000 करोड़ रुपए की इनकम होगी। तो ये नजूल नीति अगर आज कैबिनेट में आती है तो ये धामी सरकार का एक बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही लखवाड़ जो जल विद्युत परियोजना है, निर्माणाधीन है, इस परियोजना के जो विस्थापित हैं उनका कंपनसेशन भी सरकार बढ़ा सकती है, ऐसा प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है। टिहरी बांध जो विस्थापित हैं उन लोगों को अभी तक जो पेयजल था वो निःशुल्क रूप से मिलता था, यानी कि पेयजल शुल्क टिहरी बांध विस्थापितों से नहीं लिया जाता था, लेकिन एक ड्यूरेशन के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। अब जल संस्थान ने टिहरी बांध विस्थापितों को नोटिस भेजे हैं कि आप जल कर को दें, जो पानी का टैक्स पड़ता है उस टैक्स को आपको भरना होगा। इसको लेकर विस्थापितों में आक्रोश था। उनका कहना था कि हमारे साथ वायदा किया गया है कि आपको जल कर नहीं देना होगा। इसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है और एक बार फिर से जो टिहरी बांध विस्थापित हैं उनको फिर से निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जा सकती है। तो इस तरह से करीब 1.5 दर्जन मामले हैं, खासकर एकल जो महिलाएं हैं जिनमें विधवा, परित्यक्ता या फिर अनमैरिड जो महिलाएं यहाँ पर हैं, सरकार उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75% सब्सिडी पर लोन देने जा रही है और इसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि सरकार लगातार आधी आबादी पर, महिलाओं पर फोकस किए हुए है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। यदि सरकार ये वाली स्कीम लाती है कि महिलाओं को 75% सब्सिडी पर लोन देती है तो ये अपने आप में बड़ी स्कीम होगी, बड़ी योजना होगी और महिलाओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके लिए एक बड़ी सहायक होगी। तो आज कैबिनेट को देखना होगा, 3 बजे से शुरू होगी। क्या कुछ प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका। सुनने प्रभात। हरिद्वार के चीला रेंज में सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में लापता चल रही महिला अधिकारी आलोकी का शव बरामद हो गया है। सर्च अभियान के दौरान एसडीआरएफ की टीम को चीला पावर हाउस के निकट नहर से आलोकी का शव बरामद हुआ है। सोमवार को हुए हादसे में 2 रेंज अधिकारियों समेत 4 वनकर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि महिला अधिकारी आलोकी लापता हो गई थी, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। एसडीआरएफ को आज सुबह सर्च ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 दिन पहले रोड एक्सीडेंट हुआ था। अधिकारी आलोकी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और आलोकी का शव अब जाकर मिला है। चीला में 2 दिन पहले जो हादसा हुआ था जिसमें लापता हो गई थी अधिकारी लापता, उसका शव अब बरामद हुआ। रामनगर के मोहान में बने मैंगो ब्लूम रिजॉर्ट कर्मचारियों की दबंगई देखने को मिली है। रिजॉर्ट की एक महिला मैनेजर ने ग्रामीणों के साथ जमकर बदसलूकी की है, जिसका वीडियो भी
सामने आ गया है और बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट के सीवर के गंदे पानी को नहर में डाला जा रहा है, जिसका विरोध जताने ग्रामीण रिजॉर्ट में गए थे। इस बात को लेकर महिला मैनेजर ग्रामीणों से भिड़ गई थी और उनसे बदसलूकी भी करने लगी। गोविंद पाटनी रामनगर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोविंद, और क्या जानकारी इस वक्त खबर से जुड़ी मिल रही है जहां पर गंदा पानी डालने का विरोध ग्रामीण कर रहे थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो घटना है मुहान की है। मुहान में मैंगो ब्लूम करके एक रिजॉर्ट है, वहां पर इस तरह की सूचना ग्रामीणों के पास आ रही थी कि गंदा पानी जो है सीवरेज का जो पानी है वो नहर में डाल रहे हैं। तो उसके बाद जो है ग्रामीण वहां गए थे, तो उन्होंने अपना विरोध जताया। तो इस महिला मैनेजर है उसने काफी लोगों के साथ अभद्रता एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह से उसने किया है उनके साथ। उसके बाद से अब वन विभाग के पास भी ये सूचना है कि इस तरह की घटना वापरी हुई है। वन विभाग भी उसको जाके चेक कर रहा है, देखना होगा इसमें अब आगे क्या मोड़ लेती है ये घटना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका गोविंद पाटनी। और उत्तराखंड में सुबह से ही मौसम सर्द बना हुआ है। कोहरे की चादर में राजधानी लिपटी नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में कोहरा परेशानी का सबब है, तो वहीं पहाड़ों में पाला मुसीबत खड़ी कर रहा है। उत्तराखंड में सुबह से ही मौसम सर्द बना हुआ है। कोहरे की चादर पूरी तरह से लिपटी हुई है मैदानी जिलों में, और अगर हम पहाड़ों की बात करें तो वहां पर पाला परेशानी का सबब बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है कि 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में कहीं कहीं पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो मौसम शुष्क बना रहेगा, और उसका असर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी देहरादून में इस वक्त 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगातार कोहरे की चादर में लिपटी हुई देहरादून राजधानी नजर आ रही है। मैदानी जिलों में सुबह शाम कोहरा इसी तरह से परेशानी का सबब बनने वाला है, ऐसा पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। मौसम की करवट का असर आसानी से मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है, घने कोहरे की चपेट में है, जिसने आम लोगों के लिए मुसीबत बढ़ानी शुरू कर दी है। पहाड़ों पर सूखी ठंड का सीधा असर मैदानों में पड़ने लगा है। ऋषिकेश में इसका सीधा असर गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा है। पहाड़ों पर जाने वाली गाड़ी कोहरा छंटने का इंतजार कर रही है। नैनीताल में स्नोफॉल और बारिश न होने से झील का पानी तेजी से घट रहा है। बरसात के बाद अब तक झील का पानी 4 फीट से ज्यादा नीचे गिर गया है, तो आने वाले दिनों के लिए संकट भी अब दिखने लगा है। सिर्फ नैनी झील ही नहीं बल्कि अन्य झीलों के पानी में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कई गांवों में पानी का संकट दिख रहा है। इसी नैनी झील पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों का प्रेशर है। पर्यटन के लिहाज से भी झील का महत्व है, तो स्थानीय आबादी को इस झील से पानी की आपूर्ति होती है। इस बार विंटर सीजन में स्नोफॉल अब तक नहीं हुआ, तो बारिश ने भी सरोवर नगरी से मुंह मोड़ा है। हालांकि अभी अधिकारी इसे चिंताजनक नहीं मान रहे हैं। जल संस्थान क्योंकि वहाँ यहाँ से वाटर सप्लाई की व्यवस्था करता है, तो वर्तमान में अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि जो चिंताजनक हो। लेकिन यदि भविष्य में इस तरह की कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तो उसके अनुसार विभाग को निर्देशित किया जाएगा। चमोली में बिन बारिश के ही पहाड़ टूट रहे हैं। जोशीमठ विकासखंड के बड़गांव के ठीक सामने पहाड़ टूटा है। हालांकि पहाड़ टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ का मलबा धौली नदी में गिरा है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव वीडियो। नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं जोशीमठ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, पहाड़ का मलबा धौली नदी में गिरा, इसका वीडियो भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और बिन बारिश के पहाड़ कह सकते हैं कि भरभरा कर गिर रहे हैं। और बड़गांव गांव के ठीक सामने पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर धौली नदी में गिरा है। हालांकि ये गांव के दूसरी तरफ का क्षेत्र है जहां पे ये लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन बारिश नहीं है, उसके बाद भी पहाड़ टूट रहे, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बड़ी खबर है कि पहाड़ों में जिस तरीके से बरसात के दौरान लैंडस्लाइड होता था, लेकिन अब इस तरीके से सूखा पड़ा हुआ है और उसके बाद भी यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि ग्रामीणों का ये कहना है कि पहाड़ों में जो होता है वो दरारें पड़ी हुई होती है, तो हो सकता है कि उसका आधा हिस्सा नीचे गिर गया हो, तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन।
जोशीमठ में भू धंसाव प्रभावित क्षेत्रों में इन दिनों जियो टेक्निकल सर्वे का काम जारी है। नीदरलैंड की फुग्रो कंपनी ने 3 स्थानों पर सर्वे कार्य पूरा किया है। साथ ही अब राजकीय महाविद्यालय के पास सर्वे कर रही है। वहीं मारवाड़ी पुल के पास जियो टेक्निकल सर्वे का काम जारी है, जहां पर 48 मीटर तक खुदाई कर दी गई है और सैंपल के लिए पत्थर निकाल लिए गए हैं और इस पत्थर को जांच के लिए अब लैब भेजा जाएगा। और ड्रिलिंग हो रहा है, अभी 48 मीटर हो गया। अच्छा, 40 मीटर। तो क्या क्या निकल के आए यहाँ पे? कुछ कच्चे पत्थर पत्थर आपके सामने है, निकल के आए हुए जी। तो पत्थर वो सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, हमको दिखा सकते हैं जी। ये कौन सा पत्थर है ऑपरेटर नहीं बताता है। हाँ। इनका भूवैज्ञानिक होते हैं, जियोलॉजिस्ट, वो आएंगे चेक करेंगे कौन सा पत्थर है, इसका क्या नाम है, ये ऑपरेटर नहीं बताते। ऑपरेटर का काम है सिर्फ सैंपल निकाल कर दे देना। अच्छा, ठीक है सर। हाँ। बस यही काम है। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों को अब राहत की उम्मीद है। जिला प्रशासन ने घनसाली सहित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जियोलॉजिकल सर्वे करा लिया है और अब प्रभावितों के पुनर्वास के साथ ही सुरक्षात्मक कार्य करवाए जा रहे हैं। आपदा प्रभावित कई गांवों में भी सर्वे कराया गया है। पुनर्वास के लिए प्रभावित परिवारों को धन आवंटित कर दिया गया है। डीएम का कहना है कि एसडीएम के माध्यम से जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं उन पर कार्रवाई जारी है। देखिए, पिछले मानसून में उससे पहले भी जो प्रभावित गाँव थे उसमें घनसाली मुख्यतः जो हमारा ब्लॉक है, उसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ जगहों पर पुनर्वास के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं एसडीएम के माध्यम से, उनको हम लोग की जिला स्तरीय समिति में पुटअप किया गया है। कुछ में हमने धनराशि आवंटित कर दी है ताकि जो प्रभावित परिवार है वो नए घर बना सकें, और कुछ में अभी हम लोग प्रक्रिया में 31 मार्च से पहले सभी जगह हम अपने जो भी हमारे प्रस्ताव प्राप्त हुए उनको अनुमोदित कर दिया। अल्मोड़ा में हाईवे अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी एक्टिव हो गया है। विभाग ने माना है कि पिछले कुछ महीनों में विभाग की जमीन पर 623 लोगों ने कब्जा किया, जिनमें से 228 अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है, जिसके बाद यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण को लेकर जो हमारे पास अपडेटेड रिपोर्ट आई है 5 खंडों की, उसमें कुल मिला के हमने 623 अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, जिसमें से 395 अतिक्रमण को हमने हटाने की कार्रवाई की गई है। तथा हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक रोजाना जाम लगता है। जाम की समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन इन दिनों रोड को चौड़ी करने में जुटा हुआ है और इसके लिए कई दुकानदारों को नोटिस भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, खुद की अपनी सरकारी संपत्ति पर तो प्रशासन बुलडोजर चला रहा है, लेकिन व्यापारी खुद को मिले नोटिसों का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने हल्द्वानी के मेयर से मुलाकात की और अतिक्रमण तोड़ने और सड़क चौड़ी करने की कार्रवाई को रोकने की मांग की है। आपसे मिलने आए थे जो हमारे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं इस सौंदर्यीकरण में, हम उनको राहत दिलाने के लिए उनकी दुकानों को बचाने के संदर्भ में मेयर साहब से मिलने आए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आप लोगों का पक्ष पूरे दमखम के साथ रखूंगा। देखिए, बरेली रोड सिंधी चौराहे के पास जो रोड वाइडनिंग हो रही है, उसमें कई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और नगर निगम की प्रॉपर्टीज उसकी जद में आ रही है। इसको लेकर व्यापारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में घर्षण की स्थिति बनी हुई है। आज समस्त व्यापारी मेरे पास इस संबंध को लेकर आए हैं। मैंने उनसे कहा कि संवाद को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए प्रशासन और व्यापारी के बीच में। उत्तरकाशी के बनगांव, चोपड़ा, कसलाना सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने सड़क निर्माण जल्द शुरू नहीं होने पर आंदोलन के साथ लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी। सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को 3 से लेकर 5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। मानना है कि हम आगे लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करने जाएंगे जी। यदि हमारी मांग शासन प्रशासन कब से है मांग? ये मांग 1980 से, जब हम उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर थे तब से हमारी ये मांग है। अब आपने आर पार की लड़ाई, इस बार हमने आर पार की लड़ाई छेड़ दी। तब तक बिल्कुल हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। हमारे सुयोग्य पदाधिकारी हर प्रकार से आहुति देने के लिए 93 नए नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। चिन्यालीसौड़ ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा
नर्सिंग अधिकारियों के पद पर 100% उत्तराखंड के मूल निवासियों को नियुक्ति दी गई। इस मौके पर नियुक्ति पत्र लेकर नर्सिंग अधिकारी काफी खुश दिखे। धन सिंह रावत ने कहा, फार्मासिस्टों के खाली पड़े पदों पर अब जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। साथ ही भटवाड़ी और चिन्यालीसौड़ में उप जिला अस्पताल खोले जाएंगे। को उपचार और नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आज उत्तरकाशी जिले में 93 नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। सभी नर्सिंग अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हल्द्वानी शहर कुमाऊं का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां पर आने वाले दिनों में सिटी बसें दौड़ती दिखेंगी। इसे बड़े प्लान का फैसला भी हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े और व्यस्त शहर हल्द्वानी में जल्द ही सिटी बसें चलती दिखाई देंगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में इसका फैसला हो चुका है, जिसके बाद लोगों को शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का एक और जरिया मिलेगा जो सुविधाजनक और उनके बजट में होगा। मीटिंग हुई है इसमें तो सबसे अच्छा फैसला, जो बड़ा प्रोग्रेसिव फैसला जो हल्द्वानी संभाग में हल्द्वानी सिटी के अंदर हमने 6 रूट्स तय किए हैं जिसपे सिटी बसेस चलेंगी। हल्द्वानी शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिसका सीधा असर सड़कों पर पड़ रहा है। इसीलिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सदस्यों ने शहर में सिटी बसें चलाने का प्रस्ताव आरटीए की मीटिंग में रखा था। कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी सबसे पहला ऐसा शहर होने वाला है जहां पर सिटी बसों का संचालन किया जाएगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण की जो कल बैठक आयोजित की गई, उस बैठक में ये हल्द्वानी शहर के 6 ऐसे रूटों का चयन किया गया जिसमें अधिक से अधिक जो आबादी का क्षेत्र है उसको कवर कर लिया जाए। हल्द्वानी की आबादी 5 लाख के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की जरूरत बन चुकी है। लिहाजा काठ गोदाम से हल्द्वानी शहर, भाखड़ा, पंचायत घर और गौला पार के साथ ही अन्य रूट्स पर भी सिटी बस समय की जरूरत बन चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी ऐसे चक्रव्यूह की रचना रच रही है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी प्रदेश के 12,000 पोलिंग बूथों पर अपने 12,000 पार्टी वर्कर्स को उतारने जा रही है। बीजेपी के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टारगेट किया है कि हर लोकसभा सीट को 5 लाख मतों के अंतर से जीता जाए। इसके लिए बीजेपी चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है। बीजेपी सभी फ्रंट पर मोर्चेबंदी में जुट गई है। प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से करीब 12,000 पोलिंग बूथ है। बीजेपी इन बूथों की मजबूती के लिए अपने 12,000 वर्कर्स को मैदान में उतारने जा रही है। ये 12,000 वर्कर्स 12,000 बूथ पर 24 घंटे बिताएंगे, यानी कि रात्रि प्रवास करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, जिला और मंडल लेवल के कार्यकर्ता शामिल होंगे। लगभग 12,000 हमारे पोलिंग बूथ हैं और गांव संपर्क अभियान एक अखिल भारतीय कार्यक्रम से हमने लोकसभा के अंतर्गत लिया है। और मुझे बताते खुशी है कि मुख्यमंत्री जी भी एक बूथ पर रहेंगे और मैं भी एक बूथ पर रहूँगा। ऊपर से नीचे तक की कार्यक्रम श्रृंखला बनेगी और 12,000 कार्यकर्ता हमारा 24 घंटे के लिए प्रत्येक बूथ पर रहेगा, रात्रि प्रवास करेगा, कार्यकर्ताओं से भेंट करेगा, उस बूथ की समस्याओं से अवगत होगा, उसके समाधान के लिए प्रयास होंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव बूथ जीतने की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये हमने कार्यक्रम श्रृंखला जोड़ी है। बीजेपी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी पार्टी के कार्यकर्ता है। 2024 हमारे लिए मायने रखता है। संगठन से जो भी निर्देश मिलेगा उनका पालन किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि माना हमारे नेतृत्व ने ये निर्देश दिया है कि हम किसी भी बूथ पे हम लोग रात्रि वास करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहीं हम 24 घंटे अपना पूरा समय देंगे, तो मैं समझता हूँ ये कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक तो है, लेकिन हमारे लिए भी अच्छा है। दरअसल बीजेपी का नारा रहा है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी लोकसभा की 5 सीटों में से चकराता, ज्वालापुर, भगवानपुर, पिरान कलियार और मंगलौर विधानसभा सीटों पर पीछे रही थी। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में उसे 23 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी का असली फोकस इन्हीं सीटों पर है।
जहां वो बूथ के चक्रव्यूह में विपक्ष को घेरना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।